हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स में हमने बात करी थी कि जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है किसके अकॉर्डिंग, आपकी गोल्डफील्ड के द्वारा, वो किस तरीके से होता है उसका एक्सपेरिमेंट कवर करा था, और जो उसमें पोस्टुलेट्स बताए थे वो कवर कर लिया था हमने, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में भी पढ़ लिया था लास्ट टाइम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे आगे का टॉपिक। नीचे इसमें दिया हुआ है, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। यानी अगर आप लोग सोच सकते हैं कि इस एक्टिविटी को आप लोग एक खुले मैदान में करेंगे तो इसमें क्या क्या नई चीजें मिलेंगी आपको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। यानी अगर आप लोग इमेजिन करें कि एक बच्चा है जो दीवार के आगे की तरफ खड़ा है, विद हिज आईज क्लोज्ड, यानी उसकी आंखें बंद हैं, बंद आंखों के साथ दीवार के आगे की तरफ खड़ा हुआ है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी अब आप उससे कहें कि आपको एक सीमित दूरी से पत्थर फेंकने हैं, किस पे? दीवार पे। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। यानी उस बच्चे को जब भी पत्थर मारेगा दीवार पे तो उसको एक साउंड सुनाई देगा, किसका? पत्थर मारने का। यानी जब पत्थर दीवार से टकराएगा तो वहां पे एक आवाज सुनाई देती है। जनरली अगर आप लोग किसी टीन वगैरह में एक पत्थर मारेंगे तो आपको उससे आवाज आती है। उसी तरीके से जब आप लोग दीवार पे पत्थर मारते हैं, उसी तरीके से जैसे ही आपका पत्थर दीवार से टकराता है जाके, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। इफ ही रिपीट दिस 10 times he will hear the sound 10 times। यानी अगर यही वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा से 10 बार दोहराता है तो उसे 10 बार वही साउंड सुनाई देगा बार बार। यानी 10 बार भी वो दोहराता है तो 10 बार सुनाई देगा। अगर वो 15 बार दोहरा रहा है इस एक्सपेरिमेंट को तो 15 बार उसको ये साउंड सुनाई देगा। यानी बुक के हिसाब से अगर बात करी जाए तो उसने 10 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से अगेन परफॉर्म करा था, फिर उसके बाद उसने 10 बार फिर से वही सेम आवाज सुनी थी। बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट द बार्ब्ड वायर। यानी बात करी जाए कि आपके पास एक अंधा बच्चा है जिसे नहीं दिखाई देता है, उसका मतलब हो गया ब्लाइंड फोल्डेड। अगर वो बच्चा आपका पत्थर को फेंकेगा किस पे? बार्ब्ड वायर पे फेंकेगा, जो कि आपके चारों तरफ एक फेंस लगी है, उसमें फेंकेगा, तो आप लोगों के पास इसमें क्या बताया जा रहा है, वहां पे क्या कंडीशन होगी? मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड। यानी बात करी जाए कि जो आधे से ज्यादा पत्थर जो ब्लाइंड फोल्डेड, यानी जिस बच्चे को दिखाई नहीं था, अंधा है वो बच्चा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी जब आपके कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पे उसके पत्थर टकराएंगे। आधे से ज्यादा पत्थर तो उसको विजुअलाइजेशन ना होने की वजह से, यानी ना दिख पाने की वजह से, वो मार ही नहीं पाएगा ढंग से उस जगह पे जहां पे उसे मारना होगा। उसी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होगा वो इजीली कर सकता है, पर इसमें बात करी जा रही है एक ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड की। यानी एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में बचपन से ही कुछ डिजीज है जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता है, उसके बारे में बात करी जा रही है। उसने जब पत्थर आपका फेंका, चारों तरफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी, जैसे आप लोग वायर्स लगा देते हैं अपना, जैसे कोई फील्ड है उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो वहां पे वो जितने भी पत्थर फेंकेगा उसमें से ज्यादातर आपके जो पत्थर हैं उनकी कोई भी आवाज नहीं सुनाई देगी आपको। दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो फेंस है, यानी जो चारों तरफ ग्राउंड के तार लगे हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप्स है, यानी उनके बीच बीच में काफी ज्यादा खाली जगह छोड़ी गई है। विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देन। यानी वो आपके स्टोन को पास होने के लिए जगह दे देती है, आपके पत्थर उसमें से निकल जाते हैं और आपके तार पे नहीं टकराते हैं, जिससे कि कोई साउंड प्रोड्यूस हो। फॉलोइंग आ सिमिलर
reasoning, Rutherford concluded from the alpha particles scattering experiment that, यानी इसी वाले एक्सपेरिमेंट को देख के, यानी इस सिमिलर रीजनिंग को देखते हुए हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने सोचा कि इस वाले एक्सपेरिमेंट का आइडिया लेके मैं एक अपना खुद का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम उन्होंने दिया था। बात करते हैं वन बाई वन, इसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। यानी बात करी जाए हमारे ज्यादातर जो हमारे एटम्स में पार्टिकल्स जा रहे थे उनके अंदर क्या था, खाली स्पेस था। इसीलिए जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के बिना ही डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जगह थी, वहां से जाके वो दोबारा लौट के आ रहे थे क्योंकि उसके अंदर का जो स्पेस था वो खाली था। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई रे एक मिरर पे टकराए फिर वापस से वो दूसरे एंगल में लौट जाए। फिर से बताता हूँ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपका कोई मिरर है या आपकी कोई सरफेस है, वहां पे जब भी आपकी कोई एक रे जाती है तो दूसरी डायरेक्शन से वापस आती है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करेंगे इस वाले रास्ते में। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज को दर्शाते हैं, ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी जो उसमें एटम है वो बहुत कम जगह घेरता है इस वाले एक्सपेरिमेंट के पोस्टुलेट में। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, आगे बात करी जा रही है इसमें, A very small fraction of alpha particles were deflected by 180, यानी बात करी जाए कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे फ्रैक्शन से डिफ्लेक्ट करते हैं 180 डिग्री के। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड, यानी ये किसे दर्शाते हैं, आपके सारे पॉजिटिव चार्ज को जो कि गोल्ड के मास एटम के बारे में बताते हैं। वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, यानी वो किसके साथ मिले होते हैं, काफी छोटी मात्रा के साथ मिले होते हैं, किसमें, एटम में। आगे बात करिए इसमें क्या बताया जा रहा है, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस, यानी अगर बात करी जाए जो हमारा पूरा डाटा था, जो हमने कैलकुलेट करा, अनुमान लगाया इसका कि क्या क्या हमारे पास जो डाटा है उसका रेडियस निकल के आया था हमारे न्यूक्लियस का, कितने अप्रोक्स में आया था, 10⁵ टाइम्स के अप्रोक्स आया था, लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी जो आपका 10⁵ टाइम्स लेस है किसके, रेडियस के, एटम की रेडियस से 10⁵ टाइम्स लेस है किसका, न्यूक्लियस का। आगे बात करते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, यानी इस एक्सपेरिमेंट के बेहाफ पे इन्होंने क्या करा था, अपना एक नया न्यूक्लियर मॉडल का एक्सपेरिमेंट लाए थे। कौन लाए थे, रदरफोर्ड, यानी उन्होंने अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट को आगे की तरफ लाया जिसका नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी एक मॉडल किसका, न्यूक्लियर एटम का, यानी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, इसका नाम उन्होंने बताया। विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, यानी उसमें इस टाइप की चीजें थी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या था, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम, यानी इसके पास बीच में एक पॉजिटिव चार्ज का एटम था, किसके, बिल्कुल ठीक बीच में, केंद्रीय बिंदु बोल सकते हैं, या फिर केंद्रीय बिंदु बोल सकते हैं, या फिर केंद्रीय बिंदी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने ये वाला पढ़ा था सर्कल, जैसे कि इस पूरे सर्कल में बीच में आपके पास सेंट्रल में एक सर्कल है, इसी को इन्होंने क्या बताया था, अपना न्यूक्लियस टाइप, जैसे कि यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक सेंट्रल में। अब बात करते हैं
इन्होंने इसी को क्या बोला, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, इसको इन्होंने बताया न्यूक्लियस होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेजिडिस इन द न्यूक्लियस, या इसके आसपास जो आपका मास है एटम के, वो चारों तरफ घूमता रहता है। किसके? न्यूक्लियस के आसपास। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। पहला वाला कंप्लीट हो चुका है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, यानी बात करी है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है किसके? सर्कुलर पाथ के, यानी उसके गोल गोल चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं थर्ड वाले पोस्टुलेट में। सेकंड वाले में बताया जा रहा है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसके सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करता है, यानी जो भी हमारा जो डायग्राम होता है, सर्कल बना लिया, अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व। थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या बताया जा रहा है? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, यानी इसमें जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो काफी हद तक सबसे ज्यादा छोटा पाया जाता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा होता है किसकी तुलना में? आपके एटम, यानी एटम बड़ा होता है और न्यूक्लियस काफी ज्यादा छोटा होता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, यानी इनकी क्या क्या खामियां थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, यानी इनका जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो चक्कर लगाए थे हमारे इलेक्ट्रॉन ने एक सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी एक सर्कल पाथ में जब वो चक्कर लगा रहा था, उसके बारे में इन्होंने बताया आगे क्या होता है, इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, यानी उन्होंने बताया कि जो इसमें रिवॉल्यूशन हो रहा था हमारे इलेक्ट्रॉन का वो काफी ज्यादा स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि वो स्टेबल होगा, पर वो स्टेबल नहीं था। ये इसकी नंबर 1 डिफेक्ट हो गया। एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सक्लेरेशन, यानी इसका कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं था सर्कुलर ऑर्बिट में चलते चलते जो एक्सक्लेरेशन के प्रोसेस के अंदर चला जाए। ड्यूरिंग एक्सक्लेरेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, यानी बात करी जाए जब हमारा एक्सक्लेरेशन हो रहा होता है तो हमारे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या बताया जा रहा है। थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को खोने लगता है, यानी उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर वो क्या होता है? धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर वो क्या चला जाता है? धीरे धीरे वो घूमता घूमता, अगर यहाँ पे जनरली बात करी जाए, हमारा एक सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन था, धीरे धीरे घूमता न्यूक्लियस में ही जाके मिल जाता है। यानी यहाँ पे जो बीच में थी ये हमारी न्यूक्लियस थी और ये बाहर से हमारा इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ रहा था, वो घूमता किस में जाके मिल गया? आपके न्यूक्लियस में जाके मिल गया। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या बताया जा रहा है। इफ दिस वाज सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, यानी अगर ऐसा होता तो आपका जो एटम था वो आपका काम क्या होना चाहिए था? हाईली अनस्टेबल होता। इसीलिए हमारे इसका ये एक और ड्रॉबैक आ गया, इसकी एक और एप्लीकेशन में ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि जब आपका एटम हाईली अनस्टेबल है तो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट था कैसे बेटर हुआ। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, यानी अगर बात करी जाए जो हमारा मैटर होता है उसकी कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसा कि आप जानते हैं मैटर आपको किसी भी तरीके का देखने को मिल सकता है, मैटर आपके पास किसी भी टाइप में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, हर चीज मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। वी नो डेट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, यानी आप लोग जानते हैं जो हमारे एटम्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्वाइट स्टेबल होते हैं, यानी वो हमेशा स्टेबल ही रहते हैं, इसीलिए हमारे एटम्स को क्या बोला जाता है? क्वाइट स्टेबल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आपके और भी जो दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक उन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है,
आप उनको भी बता सकते हैं, वो हमारे चैनल के साथ अपने आगे की स्टडीज को बेटर कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।